गुड इवनिंग क्लास 10। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:30 क्या 10:40 हो रहे हैं। उसके बावजूद मुझे गुड इवनिंग कहना पड़ रहा है। अगर आप लोग देखें तो कंटिन्यू अभी हम लोग जो है सो आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वीडियो तैयार करना, उसके बाद अपलोड करते हुए अब मैं आप लोगों का क्लास 10 का हिस्ट्री जो है शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग चलिए रेडी हो जाइए। कल मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करूँगा। लिमिटेड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, मतलब राजनीतिक उदारवाद का सीमित अर्थ। एल्दाउ पॉलिटिकल लिबरलिज्म स्टूड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यद्यपि राजनीतिक उदारवाद जो है कानून के समक्ष सभी के समानता के लिए खड़ा था, लेकिन यह सभी के लिए मतदान के अधिकार के लिए जो है यह खड़ा नहीं था। सार्वभौमिक मतदान के लिए यह खड़ा नहीं था। इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, विच was the first experiment in liberal democracy, the right to vote and right to get elected were given to property owning men. क्रांतिकारी फ्रांस में जो उदार लोकतंत्र के मामले में पहला प्रयोग था, वहाँ पे भी मतदान का अधिकार और निर्वाचित यानी इलेक्टेड होने का, चुने जाने का अधिकार जो है वैसे पुरुषों को दिया गया जिनके पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी थी, यानी वो संपत्ति को ऑन करते थे। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम राइट टू वोट, यानी जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं थी और महिलाओं को भी मतदान के अधिकार से वंचित कर रखा गया था। अंडर द जैकोबिन्स फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑल मेन गॉट द राइट टू वोट। जैकोबिन के तहत ही एक समय सिर्फ जो है काफ़ी कम समय के लिए सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था। द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड वुमेन वेयर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ माइनर। नेपोलियन कोड में फिर क्या हो गया, अब वही फिर से जो है सीमित मताधिकार लोगों को मिल गया, यानी वही लोग जो है सो वोट कर सकते थे जिनके पास संपत्ति थी, और महिलाओं को नाबालिगों की स्थिति में ला दिया गया। उन्हें पिता और पति के अधिकार के अधीन कर दिया गया। यहाँ पे आपको लिखा गया है, वुमेन वेयर रिड्यूस्ड टू द स्टेट्स ऑफ माइनर्स, दे वेयर कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। उन्हें अपने पिता और पति के अधीन कर दिया गया। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized movements demanding right to vote and equal political rights. 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महिलाओं और वैसे पुरुष जिनके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, उन लोगों ने आंदोलनों की शुरुआत कर दी और उन्होंने वोट का अधिकार का मांग कर दिया, और साथ में समान राजनीतिक अधिकारों की भी उन लोगों ने मांग की। इकोनॉमिक लिबरलिज्म सपोर्टेड द इंडिविजुअल। आर्थिक उदारवाद जो था वो व्यक्ति विशेष को व्यक्ति को वो सपोर्ट करता था। सबसे पहली बात है उसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। द इकोनॉमिक लिबरल्स wanted little or no government regulation of the market. आर्थिक उदारवादी जो थे वो बाजार पर जो है सरकार का बहुत कम या बिल्कुल नहीं हस्तक्षेप चाहते थे। Value of goods and services should be set by unfettered choices of individual, that is market forces. उनके अनुसार किसी भी वस्तु का जो मूल्य और या वस्तु का मूल्य या सेवाओं का मूल्य जो है वो किस पे बाजार के ऊपर जो है सो बाजार के मार्केट फोर्स के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी सेवा हो, सेवा कहने का मतलब हो गया अगर डॉक्टर का सेवा लेते हैं, नाई की सेवा लेते हैं, अन्य भी बहुत सारी सेवाएं जिसके लिए हम लोग भुगतान करते हैं, वो सब। और वैल्यू ऑफ गुड्स, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, किसी भी सामान की जो कीमत
जो है उसका निर्धारण किसके आधार पे होना चाहिए? मार्केट फोर्स के आधार पर होना चाहिए था। तीसरा है एक्सेप्टेड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दैट एरोज फ्रॉम अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशंस। आर्थिक असमानताएं जो अनबैलेंस्ड या अनइक्वल कह सकते हैं, जो बराबर नहीं है, वैसे बार्गेनिंग पोजीशन, बार्गेनिंग अर्थात जो हम लोग क्या उसको कॉमन बोलचाल की भाषा में मोल मोलई जिसको आप लोग कहते हैं, जिसके वजह से उत्पन्न हुआ था, वो असमान सौदेबाजी को जो है उत्पन्न किया। During the 19th century, the main demand of the newly emerging middle classes was freedom of the markets. 19वीं शताब्दी के दौरान जो नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, उनका मुख्य मांग था कि बाजार की आज़ादी। बाजार पे वो नहीं चाहते थे कि सरकार का जो है नियंत्रण हो, बल्कि वह लोगों की ज़रूरतों के अनुसार, उनकी सेवाओं के अनुसार उसका मूल्य का निर्धारण हो। कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरियन। ज़ोल्वेरियन के गठन के लिए जो कंडीशंस जिम्मेदार थे, जो शर्तें जिम्मेदार थी, उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड रिड्यूस्ड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज इन जर्मन स्पीकिंग रीजन टू ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन के प्रशासनिक उपायों ने 39 स्टेट्स जो जर्मन भाषी थे उनको क्या कर दिया? एक संघ के अंदर में कर दिया। नहीं, ये जर्मन, ये उल्टा मैंने बोल दिया यहाँ पे। मैं ये क्या हुआ कि जो उन्हें क्या किया, 39 राज्यों में बांट दिया। ईच ऑफ देम हैड इट्स ऑन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। इनमें से प्रत्येक राज्यों की जो थी अपनी मुद्रा थी, अपना वजन नापने का अपना इकाई अलग था, उनकी ये जो है लंबाई चौड़ाई ये सब नापने की इकाई अलग थी। ए मर्चेंट traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% at each one of them. एक व्यापारी 1833 में अगर हैब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग की ओर जाता अपनी सामानों को बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर से होकर के गुजरना पड़ता था, और हर एक बैरियर पे उसे जो है 5% जो है कस्टम चार्ज के रूप में पे करना पड़ता था। ड्यूटीज वेर ऑल्सो लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट्स और मेजरमेंट ऑफ द गुड। उसके अलावे ड्यूटीज के रूप में, टैक्स के रूप में उन्हें जो है सामानों के वजन और नाप के हिसाब से अलग से पे करना पड़ता था। इट इन्वॉल्व कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। इसके चलते क्या होता था, एक तो समय भी उन लोगों का ज़्यादा लगता था और साथ में उन्हें असुविधा भी होती थी। द मेजर ऑफ क्लॉथ वाज एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। वहाँ की जो कपड़े नापने की इकाई थी वो क्या थी? एले थी, जो हर एक क्षेत्रों में क्या थी? अलग अलग लंबाई थी। जैसे एन एले ऑफ टेक्सटाइल मर्चेंट इन फ्रैंकफर्ट वाज 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एक एले फ्रैंकफर्ट में वहाँ पर जो है कपड़े की 54.7 सेंटीमीटर के लिए जो है एक एले को माना जाता था, जबकि वही जो है मेंज में 55.1 सेंटीमीटर को जो है एक एले माना जाता था, और न्यूरमबर्ग में 60.56 सेंटीमीटर को, और फ्रेबर्ग में 53.7 सेंटीमीटर को जो है एक एले माना जाता था। यानी एक इकाई जो है अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नाप की हो जाती थी। सच कंडीशन पोज्ड ऑब्स्टिकल टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरह की स्थितियां जो है वहां के व्यापार और वाणिज्य के विकास में जो है बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। न्यू कमर्शियल क्लासेस कंसिडर्ड देम एज ए ग्रेट हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक एक्सचेंज।
नए जो व्यापारिक वर्ग हैं, कमर्शियल वाणिज्यिक वर्ग थे, उन्हें इस प्रकार के आर्थिक आदान प्रदान में, इकोनॉमिक एक्सचेंज में ये सब सिस्टम एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में नज़र आ रही थी। दे वांटेड एन अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपुल एंड कैपिटल। वे चाहते थे सामान, लोगों और पूंजी का जो है कि निर्बाध आवागमन हो, ताकि कोई भी चीज़ आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके, चाहे सामान हो, लोग हो, चाहे पूंजी हो। इन 1834 a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. 1834 में प्रूसिया के पहल पर एक सीमा शुल्क सघन संघ, जिसको हम लोग जोल्वेरिन हुआ, उसका गठन किया गया। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य जो है इसमें शामिल हुए। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। संघ ने क्या किया? टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया। जो अलग अलग तरह के जो 30 करेंसी चल रहे थे उन्हें घटा करके 2 टाइप का कर दिया गया, 2 कर दिया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज फर्दर हेल्प्ड इन द मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड गुड्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेड टू नेशनल यूनिफिकेशन। रेलवे के निर्माण से लोगों और मालों को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद मिली और आर्थिक हितों के कारण जो है राष्ट्रीय एकीकरण हो सका, नेशनल यूनिफिकेशन हो सका। इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एट दैट टाइम। आर्थिक राष्ट्रवाद ने उस समय राष्ट्रीय भावनाओं को भी मजबूत किया। ऑल फॉर्म्स ऑफ लिबरलिज्म क्लेम टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। उदारवाद के सभी रूपों ने स्वतंत्रता की जो है रक्षा की। तो हम लोगों ने आज जो है लिमिटेड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म को कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग इतने ही रखते हैं। कल हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जो है गुड बाय। और आप लोग अपने पास बुक को रखेंगे, लाइन बाय लाइन मैं मीनिंग को समझा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से बुक ले लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग चाहेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा पढ़ा दूँ और क्वेश्चन आंसर जहाँ तक हो सके उसके अनुसार आप लोग जो है खुद करते जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।